अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। भीगी भीगी और ठंडी ठंडी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और आप लोगों ने भरपूर वीकेंड गुजारने की खूब तैयारी भी कर ली होगी। और आज हमारा इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम भी है और आपको पता है कि वीकेंड पर हमारा प्रोग्राम कुछ मुनफरिद होता है, डिफरेंट हम लोग लेकर आने की कोशिश करते हैं ताकि वीकेंड पर कुछ लाइटर नोट पर आपको इन्फॉर्मेशन भी हम लोग पहुंचा दें और आपका जो वीकेंड है वो भी खुशगवार बनाया जा सके। तो हम अपनी पूरी कोशिश ये कर रहे होते हैं कि आपका दिन अच्छा गुजरे, लेकिन आपने भी कोशिश करनी है कि जो अपना वीकेंड है वो भरपूर अंदाज में आपने गुजारना है। अपने और अपने प्यारों के लिए आपने खास तौर पर वक्त जरूर निकालना है वीकेंड पर। और एक चीज जो हमसे कहीं बहुत ज्यादा दूर होती जा रही वो है हमारा कॉन्टैक्ट विद नेचर। हम सब अपनी अपनी रूटीन में इतना बिजी हो चुके हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि जनाब हम ब्रेक लेकर नेचर के साथ कुछ वक्त गुजार सके, अल्लाह की जो पैदा करदा दीगर मखलूकात हैं उनको ऑब्जर्व कर सके, खुले माहौल में खुले आसमान तले हम बैठकर थोड़ी देर उसको हम लोग देख सके, किसी पार्क में जाके चहलकदमी कर सके। तो मेरे ख्याल से ये जो नेचर के साथ हमारा ताल्लुक है ना, ये थोड़ा सा कमज़ोर होता जा रहा है, जिसको हम लोगों ने ज़रूर गौर करना है इस ताल्लुक को गहरा बनाने के लिए। और जब भी आप लोगों को टाइम मिले और पार्क वगैरह में जाए, खुली फ़ज़ाओं में सांस लें और अल्लाह के पैदा करदा ये जो खूबसूरत मनाजिर है ना, इससे लुत्फ़ अंदोज़ ज़रूर हों। और अगर आप ये मुझे कहेंगे कि जनाब हमारे पास टाइम नहीं होता इसलिए हम लोग नहीं जा सकते, तो वीकेंड से बेहतरीन ऑप्शन नहीं कोई हो सकता। तो आज वीकेंड है, आज आपने ज़रूर जाना है ताकि आपका मिजाज भी अच्छा हो और आपका दिन भी अच्छा गुजर जाए। जब हमने बढ़ना है अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो कहा जाता है कि जनाब आपके दांत अच्छे होंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी होगी, क्योंकि हमारी सेहत का काफ़ी हद तक जो दारोमदार है ना वो हमारी ओरल हेल्थ पर होता है। और अगर आपके दांत सेहतमंद ना हो तो आप कुदरत की पैदा करदा हर नेमत से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। और अगर दांत ही अच्छे ना हो तो आप कई चीज़ों को खाने से भी महरूम हो जाते हैं, उसका टेस्ट ही आपको नहीं आता है। और अगर हमारी मुस्कुराहट की बात की जाए तो जनाब हमारी मुस्कुराहट भी हमारी शख्सियात का आकाश होती है और मुस्कुराहट यकीनन दिल को भी छूती है। लेकिन शर्त यह है कि अगर आपके दांत अच्छे हों, चमकदार हों और सेहतमंद हों। गंदे पीले और कीड़े लगे दांत बदनुमा लगने के साथ साथ हमें कई बीमारियों में भी मुब्तला कर देते हैं। तो ये जानने के बावजूद अक्सर लोग जो है सिगरेट, छालिया, पान, गुटखे और तंबाकू नोशी का इस्तेमाल भी करते हैं, जो हमारी ओरल हेल्थ को तबाह करने के साथ साथ हमारे मुंह की कैंसर का भी बाइस बनता है। तो सिगरेट, सुपारी, छालिया, पान, गुटखा का जो इस्तेमाल है वो हमारी सेहत के लिए किस कदर खतरनाक है, ओरल सेहत का ख्याल कैसे रखा जा सकता है, मुंह की बदबू से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जो जवाब हैं हर कोई जानना चाहता है। तो हमने भी इन सवालात के जवाब लेने के लिए अपनी एक्सपर्ट मेहमान को इस वक्त मदू कर रखा है अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हिना अकरम हैं, डेंटल सर्जन हैं। डॉक्टर हिना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर हिना, जिस तरह मैं बता रही थी कि जो छालिया, पान और जो स्मोकर्स स्मोकिंग करते हैं उनके दांतों के हवाले से हमने आज बात करनी कि वो कितना ख़तरनाक है उनके लिए। हमें सबसे पहले तो बताइए, स्मोकर से शुरू कर लेते हैं। जो लोग रेगुलर स्मोकिंग करते हैं हमें बताइए कि क्या वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं, मतलब उनके मसूड़ों को देख के या उनके दांतों को देख के हमें पता चल जाए कि ये रेगुलरली स्मोकिंग कर रहे होते हैं? बहुत आराम से, इसलिए कि जो भी स्मोकर हमारे पास आता है सबसे पहले तो उसके दांत पे इतने स्टेन्स होते हैं कि हमें पता चल जाता है। उसके अलावा बैड ब्रेथ, मुंह से बदबू आना, ये सबसे बड़ी निशानी है। तीसरी निशानी यह है कि उनको मसूड़ों की सोजिश जरूर होगी, मसूड़ों के प्रॉब्लम जरूर होंगे, जिसको गम डिजीज कहा जाता है। उसके अलावा उनकी लिप्स का कलर, होंठों का कलर, मसूड़ों का रंग और दांतों का तो आपको बता ही दिया कि स्टेन्स उस पे स्टेन्स होते हैं, वो डार्क हो जाता है। एग्जैक्टली मतलब बहुत से आप लोगों ने भी स्मोकर्स देखे होंगे जिनके लिप्स कलर्स जो है वो काला हो जाता है, गम्स भी काले हो जाते हैं उनके। सो अब एक और बात है कि पेशेंट आके बताएगा नहीं आपको कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, लेकिन डेंटिस्ट से ये बात छुपी नहीं रह सकती कि वो स्मोक करता है या नहीं करता। तो वी कैन आइडेंटिफाई सच अ पेशेंट वेरी इजीली। अच्छा, स्मोकर तो फौरन पता चल जाता है। लेकिन क्यों हो जाते हैं उनकी दांत? जी, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो निकोटीन होती है सिगरेट के अंदर, वो आपकी ब्लड वेसल्स को श्रिंक कर देती है, नैरो कर देती है। अब हमारी स्किन को एक अच्छी ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, जब वो नैरो हो गए हैं तो स्किन को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा। स्किन को जिस न्यूट्रिशन की जरूरत है उससे हमने उसको रोक दिया है।
तो उससे क्या होता है कि आपकी गम्स और आपकी जो स्पेशली लिप्स वो डिस्कलरेशन की तरफ चले जाते हैं, जिसको पिगमेंटेशन कहते हैं, कि वो डार्क होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको ना ब्लड सप्लाई मिल रहा है, जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं तो उनको मिल ही नहीं रहे ना। ठीक है। तो ऑक्सीजन नहीं आ रही, आपके जब ब्लड वेसल्स वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, बहुत वो तंग हो जाएंगी, तो ऑक्सीजन तो कम हो जाएगी। इसी से मैं आपको बताऊं कि हार्ट डिजीजेस क्यों होती है स्मोकिंग से, क्योंकि हमारे फेफड़ों के अंदर मसला चल रहा है कि स्मोकर्स लंग्स जो होते हैं कि उनमें जगह ही नहीं है एक्सचेंज की गैसेस की, तो बेचारे दिल को डबल काम करना पड़ता है। तो दिल जब फेफड़ों की जगह काम करेगा तो आप सेहतमंद कैसे रह सकते हैं? एग्जैक्टली। इसीलिए हार्ट डिजीजेस फौरन जैसे स्मोकर का नाम आता है, अब सबसे पहले पूछते हो यार तुमने टेस्ट कराए हैं अपने? हाँ। तो दांतों के हवाले से ये हमें बताइए कि स्मोकिंग हमारे दांतों और हमारे मसूड़ों के लिए मतलब मुस्तकिल बुनियादों पर कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, और ये क्या ये काबिल इलाज है? मतलब अगर हमारे दांत खराब हो गए हैं जो स्मोकिंग करते हैं, अगर उनके गम्स खराब हो गए हैं तो वो रिकवरेबल है? जी, जो माइनर इश्यूज हैं कि दांतों पे स्टेन आ गए तो वो हम सफाई करते हैं, उसको स्केलिंग बोला जाता है, वो ठीक हो गए। अगर तो बीमारी सोजिश उसमें चली गई है आपके मसूड़ों में, तो वो टू सम एक्सटेंट अगर पुराना स्मोकर है तो वो हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि मसूड़ों नहीं तो पकड़ा हुआ है दांतों को। जब मसूड़े खराब तो वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे को जाना शुरू हो जाते हैं, जिसको रिसेशन बोलते हैं, और वो दांत को छोड़ने लग जाते हैं, तो उससे फिर मल्टीपल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो मसूड़ों की बीमारी को कंट्रोल करना स्मोकर, जब तक वो स्मोकिंग छोड़ेगा नहीं। उसके अलावा देखें, अगर वो सिंपल दांत निकलवाने आया है तो हीलिंग इतनी लेट हो जाएगी, इतनी डिले हो जाएगी हीलिंग, कुछ भी करवाएगा, इवन अगर हम पॉलिशिंग स्केलिंग करेंगे उसके भी नताइज बहुत अच्छे नहीं आते। ठीक है। तो मैं तो स्मोकर्स को यही कहूंगी कि स्मोकिंग का मतलब स्मोकिंग छोड़ने का कोई नेमुल बदल है ही नहीं। तो सिर्फ आप स्मोकिंग छोड़ने को देखें, हम तो बहुत कुछ ठीक कर देंगे डेंटल चेयर पे, लेकिन आपकी सेहत आपके लिए बहुत मुज़र है। मतलब कि तंबाकू नोशी इतनी मुज़र है सेहत के लिए कि मैं कहती हूँ कि मैं रोज इसके ऊपर एक प्रोग्राम कर सकती हूँ। लेकिन अब जो लोग स्मोकिंग करते हैं, फिर हमें बता दें कि वो अपनी ओरल हाइजीन को किस तरह बरकरार रख सकते हैं? क्या क्या स्टेप्स हो सवाल है। ओरल हाइजीन उनको ट्वाइस अ डे तो ब्रश करना ही करना है, उन्होंने दिन में 2 दफा साफ करने अपने, स्पेशली अगर वो 10 सिगरेट पी रहे हैं सपोज, तो फिर हर दफा सिगरेट पीने के बाद देखिए सुन्नत भी है कि आपने कुली करनी है कुछ भी खाने पीने के बाद, तो वो सिर्फ अपना मुंह को अगर ओरल हाइजीन बरकरार रखें, अपनी कुली करें राइट आफ्टर स्मोकिंग, और 2 दफा ब्रश जरूर करना है उन्होंने, फ्लॉस जरूर करना है। फ्लॉस क्या होता है? एक धागा होता है, आपने अक्सर देखा होगा, हम बताते हैं, जो दांतों के बीच में फंसे हुए फूड पार्टिकल्स जो होते हैं और जो मसूड़ों के अंदर थोड़ा सा चले जाते हैं, उनको निकालने में मदद देता है। वो बहुत जरूरी है क्योंकि स्मोकर्स में वही प्लैक होता है जो पिलाहट होती है, उसको अगर वो अंदर रह जाए, उस दिन आपने ब्रश नहीं किया, तो वो कुछ दिनों में कैलकुलस, जिसे करेरा बोलते हैं, वो कैलकुलस बन जाता है, उससे फिर सारी बीमारियों का शुरुआत हो जाती है। तो इन्होंने माउथ वॉश जरूर करना है। जो स्मोकर्स लोग हैं उन्होंने 2 दफा दिन में माउथ वॉश जरूर करना है जर्म्स को मारने के लिए। ठीक है। उन्होंने अपनी टंग जरूर क्लीन करनी है, ये भी बहुत जरूरी है उनके लिए। ये मेरे ख्याल से छोटी छोटी चीजें अगर वो अपनी हाइजीन में, अपनी डेली रूटीन में, कम से कम वो अपनी बदबू जो उस स्मोकिंग की वजह से होती है उसको कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है। लेकिन फिर ओरल हेल्थ को किस तरह वो बरकरार रख सकते हैं? ओरल हेल्थ को इसी तरह, स्मोकिंग छोड़नी है, स्मोकिंग नहीं अगर छोड़ रहे तो ब्रशिंग करें, फ्लॉसिंग करें, माउथ वॉश करें और बार बार कुलियां करें, तो इससे वो बेहतर हो सकती है और कंट्रोल हो सकती है। जी, और आपको पता है कि स्मोकिंग छोड़ने के भी 6 से 36 हफ्ते लगते हैं चीजों को रिवर्स होने में। दूसरा जैसे हम पान की भी बात कर रहे थे, पान खाते हैं, छालियां खाते हैं लोग, ये कितना खतरनाक हो सकता है हमारे दांतों के लिए? आप ये देखें कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो ओरल कैंसर्स हैं, 6th मोस्ट कॉमन ओरल कैंसर है पूरे कैंसर्स में से। ग्लोबली इज द 6th मोस्ट कॉमन कैंसर, और माशाल्लाह से पाकिस्तान में, इंडिया में, जो सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में, तो टोटल जो कैंसर्स में से ओरल कैंसर 40% है। ठीक है। ये बिकॉज ये डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज में लेस देन 4%। आप देखें अक्सर आप एयरपोर्ट्स में या जब आप बाहर ट्रैवल करती हैं, कितना स्मोकिंग लाउंज ढूंढ रहे हैं लोग, चले जा रहे हैं, चले। हमारे यहाँ आपको हर 2 सेंटीमीटर पे कोई बंदा मिलेगा जो स्मोक कर रहा है। हम तो स्मोकिंग को गलत ही नहीं समझते। तो पाकिस्तान, इंडिया में तो आउट ऑफ ऑल द कैंसर्स 40% इज ओरल कैंसर, और इसकी सबसे बड़ी वजह है आपका तंबाकू, आपका पान, आपका छालिया, आपका जो पान के अंदर गुटखा,
पान के अंदर इवन के तंबाकू भी ना, पान के अंदर के अंदर भी तंबाकू डालकर खाया जाता है। वो मौत है। मेरी सबसे गुजारिश है, ये जो लोग, इवन बच्चों को मैंने अक्सर देखा है, माएँ मना नहीं करती, बच्चियां कि जी बस आदत हो गई है। नहीं, मतलब खुदारा ये मेरी गुजारिश है कि पान से और छालिया, सुपारी, इवन अगर एक सिंपल पान है, भाई इसमें कुछ नहीं है, ये तो सादा पान खा रही हूँ, सुपारी है, इवन द सुपारी इज डेंजरस इनफ टू कॉज अ कैंसर। क्या ये आप जानती हैं? और एक बीमारी है, आप लोग जरूर देखिएगा, जिसको ओरल सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस कहते हैं। वो स्टार्ट होता है कैंसर का। उससे अगर लोगों को इतनी अवेयरनेस दी जाए, उससे पता चलता है कि बस कुछ होने वाला है, कुछ गलत हो रहा है, उससे मुंह में मुनीबा वाइट पैचेस आ जाते हैं, स्कारिंग हो जाती है, मुंह सख्त होने लग जाते हैं। आप नोट होगा स्मोकर को कि मेरा मुंह ज्यादा खुल नहीं रहा। और जो लोग पान छालिया का इस्तेमाल, गुटखा, तो उस वक्त भी डेंटिस्ट के पास अगर चले जाएं तो प्रिवेंशन हो सकती है। ठीक है, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, नहीं छूट रही, पान छालिया खा रहे हैं, तो कम से कम हर 3 से 6 महीने अपने डेंटिस्ट के पास जरूर जाएं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मौत से बचाया जा सकता है, मैं तो साफ कहूंगी। इसीलिए आप देखें सिगरेट के डिब्बे के ऊपर कितनी खौफनाक तस्वीरें होती हैं, लेकिन फिर भी हम उससे भी कोई सबक हासिल नहीं करते हैं। दूसरा डॉक्टर हिना हमें बताइए कि इसी तरह बहुत से लोग हैं जो कॉफी और चाय का भी इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से हमारे दांत की जो ओरल हेल्थ है वो कितनी खराब हो सकती है? बिल्कुल होती है। कॉफी और चाय से स्टेन्स पड़ जाते हैं, क्योंकि कॉफी और चाय में जो टेनिन्स होते हैं ना, उनकी वजह से हमारे दांत पीले होने। देखिए आपका जो कॉफी का मग है, आप नोट करें, धुलता है रोज, लेकिन वो कुछ अरसे के बाद नीचे से ब्राउन होना, पीला होना शुरू हो जाता है। ये टी और कॉफी स्टेन्स होता है, बट दे इजीली रिमूवेबल। उसका भी यही हल है कि आप चाय कॉफी के बाद कुली, देखिए सुन्नत बार बार बीच में आ जाती है। अगर हम और चाय को इतना स्ट्रॉन्ग ना बनाएं, कॉफी को इतना स्ट्रॉन्ग ना बनाएं, मतलब योर टीथ आर लाइक योर कॉफी मग, ठीक है, तो आप उसकी अगर जितनी सफाई रखेंगे और दूध ज्यादा इस्तेमाल कर लें, ब्लैक कॉफी ना पिए, ब्लैक चाय ना पिए, क्योंकि चाय के अंदर जो टेनिन्स और एसिड्स हैं वो ब्रेक डाउन भी करने लग जाते हैं दांत के सरफेस को। ठीक है, हमारे लिए वो भी खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, अपनी सफाई का ख्याल रखें और डेंटिस्ट के पास आते रहे हर कितनी देर बाद हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? एटलीस्ट 3 to 6 months। बेशक कुछ नहीं, आपको कोई मसला ऐसा नहीं है। एक और बड़ी जरूरी बात मुझे याद आई मुनीबा, कि क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है ब्लड वेसल्स की, मैंने आपको बताया, तो डेंटिस्ट के दांत ब्लीड भी नहीं करेंगे जल्दी, क्योंकि ब्लड फ्लो तो रुका हुआ है स्मोकिंग की वजह से, तो स्मोकर के दांत ब्लीड नहीं करेंगे। तो वो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे दांत में क्या खराबी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में हम तभी डेंटिस्ट के पास जाएंगे अगर ब्लीडिंग हो रही हो। तो स्मोकर हमेशा आपके पास लेट आएगा, ठीक है, उसकी ब्लीडिंग नहीं होती है। ये तो है, लेकिन अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बच्चे जो हैं वो भी तेजी के साथ ओरल हेल्थ की उनकी भी वो जो है डिस्टर्ब हो रही है। बिल्कुल एक तो कि वो जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, इसकी वजह से। बिल्कुल, एक तो सबसे बड़ी वजह ये है जंक फूड। देखिए जंक फूड में क्या है, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, ये सब क्या है, दीज आर सिंपल, मतलब मैदा ही है ना, सफेद मैदा है जिसमें बहुत कम फाइबर है और कार्ब्स है। तो कार्ब्स कन्वर्ट, जब बच्चे बार बार फास्ट फूड खा रहे हैं और माँ बाप बड़े शौक से उन्हें लेके, देखें हम लोगों की जनरेशन के दांत कदरे बेहतर हैं, हमारे जमाने में इतना फास्ट फूड नहीं था, बिल्कुल नहीं। अब आप बच्चों को 2 दफा दिन में लेके जा रहे हो, तो वो जो खा रहे हैं वो कार्ब, सिंपल कार्ब कन्वर्ट होगा शुगर में, और शुगर फौरन कन्वर्ट हो जाएगी शुगर एसिड में। एसिड क्या करेगा, वो आपके दांत का जो इनेमल है, जो प्रोटेक्टिव लेयर अल्लाह की तरफ से हमें है, उसको फौरन इरोड कर देगा, तो दांत गया। और फिर अगर 2-3 दफा बच्चे खा रहे हैं, माँ चुप कराने के लिए टॉफी, चॉकलेट, उतनी दफा इरोजन हो रही है, उतनी दफा दांत का प्रोटेक्टिव कवरिंग खराब हो रही है, और वो फिर आपकी जो ओरल हेल्थ है उसको भी खराब करेगा। डॉक्टर हिना अकरम डेंटल सर्जन है। डॉक्टर हिना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर कहना चाह रही थी। जी जी जरूर। मुझे प्राइवेट स्कूल्स लाहौर में बुलाते हैं, मैं हर 3 से 6 महीने के बाद जाती हूँ। वो अपने छोटे बच्चों के, नर्सरी के, केजी के बच्चों के चेकअप्स कराते हैं और मैं उनको लेक्चर्स देती हूँ। ठीक है, मुझे ये बात इतनी पसंद है प्राइवेट स्कूल्स की, मुझे आज तक कभी किसी गवर्नमेंट स्कूल ने नहीं बुलाया। तो मेरी ये एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट स्कूल्स के सेटअप में कि ओरल हाइजीन बच्चों को सिखाना इतना जरूरी है। देखिए सफाई निस्फ ईमान है, सिर्फ जिस्मानी सफाई नहीं है, हमने बच्चों को ये भी बताना है सिर्फ कपड़े अच्छे पहनना नहीं है, दांतों का भी उतना ही ख्याल। बिल्कुल, और बचपन से ही उन्हें सिखाया जाएगा तो बड़े होने तक। गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं ये करने चाहिए। डॉक्टर हिना अकरम डेंटल सर्जन हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर हिना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जनाब अपनी ओरल हाइजीन का आप ख्याल रखेंगे ना, तो तमाम तरह जो बीमारियां हैं दांतों के हवाले से, इससे हम बच सकते हैं। तो यहीं पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक भी लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए बदलते ज़माने के बदलते तकाज़ों के हवाले से। तो जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे हमारे लाइफस्टाइल और हमारी ज़रूरियात भी चेंज होती जा रही है। और कोरोना वायरस की वजह से हमारी ज़िंदगी में एक पैराडाइम शिफ्ट आया है। और टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की जाए तो कोरोना वायरस ने हम सबसे ज़्यादा जो बूस्ट किया है इस चीज़ को वो है टेक्नोलॉजी। और दुनिया ये बात सोचने पर मजबूर हो चुकी है इस वक्त कि हमें मुस्तकबिल में ऐसे चैलेंजेस का सामना करने के लिए कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज अडैप्ट करना पड़ेंगी। और नौजवान ये सोचने पर मजबूर हैं कि मुस्तकबिल के लिए कौन कौन से स्किल्स सीखना होंगे। तो एक अच्छे और कामयाब मुस्तकबिल के लिए खुद को कैसे तैयार करना है, क्योंकि दुनिया इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तरफ अब जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, ब्लॉकचेन और 5G और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो तेजी के साथ अपनी जगह बना रही हैं दुनिया में। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हो सकती हैं और इनको सीखना क्यों जरूरी होता जा रहा है। पाकिस्तानी नौजवानों के हवाले से हम बात करेंगे कि उनको किन किन टेक्नोलॉजीज में महारत हासिल करने की इस वक्त ज़रूरत है। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अहमद मंजूर साहब हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं और एंटरप्रेन्योर हैं और फाउंडर हैं पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट के। अहमद साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया मैम। अहमद साहब, जिस तरह मैं बात कही थी कि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हमें बताइएगा पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान इस वक्त टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपको क्या लगता है कहाँ पर खड़ा हुआ है और कौन कौन सी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इस वक्त आ चुकी हैं और हमें सीखने की ज़रूरत है? देखें, इसके अंदर ना सबसे मज़े की चीज़ ये है कि हम ना पहले जो चीज़ सोचते थे ना कि हम अमेरिका से 100 साल पीछे हैं। हाँ। अभी मज़े की बात है हम अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं। Okay. बिकॉज द रीज़न बिहाइंड कि जी आपके पास भी सेम मोबाइल है, मेरे पास भी सेम मोबाइल हाँ। है, आप भी सेम लैपटॉप यूज़ करती हैं, मैं भी सेम लैपटॉप यूज़ करता हूँ। अब अमेरिका में भी सबके पास यही चीज़ें हैं। Exactly. और मज़े की बात है पाकिस्तान में इंटरनेट सस्ता है। हाँ। ठीक है ना, तो हम सेम जगह पे खड़े हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि यूज़ कैसे कर रहे हैं। ठीक है। अब कोई अच्छा बंदा है जो उसके ऊपर मूवीज देखता है, कोई अच्छा बंदा जो उस पर कुछ सीख लेता है। तो कहने का मकसद ये है कि हम सारे एक ही जगह पे खड़े हैं। अच्छा, जो आने वाली टेक्नोलॉजीज वाली आपने बात की है ना, उसके अंदर जैसे अभी आपने नाम लिया माशाल्लाह, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है। हाँ। और ब्लॉकचेन आ रही है, देन जी आपका ऑगमेंटेड रियलिटी, मेटावर्स का नाम आपने सुना है माशाल्लाह, वो आ गई है। और बहुत सारी इस तरह की यानी AI आने लगी है। तो हमारी ये सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हम कितना जो है ना प्रिडिक्ट करते हैं कि कब कब ये चीज़ें आ जानी हैं। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अभी जैसे आजकल जो दौर चल रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर है, देन इसी तरह आगे जो है IoT का दौर आने वाला है। अब IoT से हमने क्या अचीव करना है, हमें जब तक यही नहीं पता होगा हम अचीव क्या करना चाहते हैं, हाँ। हमारे गोल्स क्या हैं और किस किस चीज़ को कब कब तक हमने सीखना है, तो फिर हम तब तक दुनिया के साथ नहीं चल सकते। और अगर अब नहीं अपनाएंगे तो फिर वाकई वो वाला सिचुएशन हो जाएगी कि जी 100 साल पीछे हैं या हम स्टोन एज में चले गए हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कितनी तेजी के साथ बदल रही है दुनिया टेक्नोलॉजीज के हवाले से अगर बात की जाए? दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। यानी आपको पेंडेमिक की सिर्फ हाँ। बात कर लें आपके जी, जब जूम था, यानी जूम 2016 से चल रहा, ठीक है, लेकिन किसी को आइडिया नहीं था कि ये है क्या। हाँ। यानी मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ, मैं एक जगह पे जब जॉब करता था तो वहाँ पे ना मैंने एक चीज़ की कि मैंने उनको कहा कि आप ना जो ट्रेवल करते हैं वो ट्रेवल ना करें, आप ये Zoom के थ्रू कर लें, या टाइम बहुत ज़ाया होता है, क्योंकि टेक्निकली मेरा बहुत टाइम ज़ाया होता था ट्रेवल में, क्योंकि 1-1.5 घंटा आपको ट्रेवल में लग जाता था। तो वो उन साहब ने एक बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, उन्होंने कहा कि ये देखें जी, उन्होंने बकायदा मेरी सी लेवल पे जो है ना कंप्लेन कर दी कि ये हमें काम से रोक रहा है। ओके। तो जब कोरोना आया तो मैंने फिर उनको कॉल की, मैंने कहा जी सर अब क्या ख्याल है आपका इस बारे में, तो वो नहीं अब ऑनलाइन करते हैं जो कुछ करना है। तो कहने का मकसद ये टाइम पे अगर चीज़ को अपना, यानी टेली मेडिसिन का जो पहला मैंने प्रोजेक्ट जो बिड किया था एक जगह पे, या बताया था कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है टेली मेडिसिन, वो 2012 में किया था। आज से आप इमेजिन कर लें कितनी देर पहले। अगर वो तब अपना लिया होता तो हमें मेरा ख्याल है कोरोना में और हम बेहतर तरीके से काम करते। मतलब टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं हमारे पास लेकिन हम उसको अडेप्ट नहीं करते। हम अडेप्टेबिलिटी का इशू है हमारे अंदर, मैं नहीं जानता क्यों है, लेकिन वो एक अडेप्टेबिलिटी का इशू है हमारे अंदर। तो शायद हम चेंज से डरते हैं। अच्छा। जी हाँ, या एक और भी बात, लेकिन फिर कुछ अर्से बाद वही चीजें तो हम दोबारा कर रहे होते हैं। वो एक्चुअली उसकी वजह है ना, मैं नॉर्मली एक मेरे स्टूडेंट्स और सारे जो दोस्त अहबाब हैं, वो मेरा एक डायलॉग है कि जी अगर तो टेक्नोलॉजी जो है ना वो आप खुद नहीं अपनाते, वो फिर गर्दन पकड़ के आपको कहती है जी आए अपनाएं, डंडे के जोर पे फिर अपनाई जाती है। जी हाँ, वो फिर दुनिया आपको कहती है आए अपनाएं अब, वरना तो मसला हो जाएगा आपके साथ, आप दुनिया में चल ही नहीं सकते। बिल्कुल। ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, हमें अडेप्टेबल बहुत ज्यादा होना पड़ेगा। अगर हम नहीं हो पाएंगे तो फिर बस फिर वो आज से यानी कि जो मैं अभी 10 साल की बात कर रहा हूँ, अगर हम वो चीज़ें ना अडेप्ट कर पाए तो फिर आप समझें कि हम
आउट ऑफ द गेम, आउट ऑफ गेम हो चुके हैं, हम कहीं पे भी नहीं खेल सकते। फिर है क्या हमारे जो इदारे हैं, तालीमी इदारे, वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं इन टेक्नोलॉजीज के हवाले से कि आपने आने वाले सालों में, आने वाले दौर में आपने किस तरह इसका यूज करना है? अच्छा, इसका ना 2 इनिशिएटिव अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिए। उसमें ये हुआ कि FC कॉलेज से मेरा एक MOU साइन हुआ है रिगार्डिंग दिस टेक्नोलॉजी। तो उसके अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा, यानी कि कुछ यूनिवर्सिटीज आ गए, कायदम यूनिवर्सिटी से भी मेरा रिसेंटली इस्लामाबाद में MOU साइन हुआ है, तो हम लोग उस पर कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम तो हैं ही हैं। प्रेसिडेंट साहब ने एक इनिशिएटिव PIIC के नाम से लिया हुआ, माशाल्लाह वो चल रहा है। PSEB ने अपना एक इनिशिएटिव लिया। मेरी सिर्फ स्टूडेंट से गुजारिश ये है कि वहां पे आएं और उसको सीखें, रादर देन कि ये सोचें कि मैं पैसे कैसे अगले दिन बना लूंगा इससे। पैसा इज फाइन, लेकिन सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना, तो पैसा का कोई फायदा नहीं है। तो आपको वो चीज सीखनी है। पैसा कमाने के लिए भी तो पैसा कमाना सीखना है ना, कि किस तरह कमाना है, उसकी भी एक प्रोसेस होता है पूरा। इसके लिए ना मैं पिछले दिनों मैंने फेसबुक पे सुबह उठा तो दिल में ना एक बात थी, तो मैंने फेसबुक पे अपने डाली कि जी हमें सीखना सब कुछ है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सीखना क्या है। हाँ। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है हमारे अंदर कि हम ये नहीं सीखना चाहते कि सीखना क्या चाहिए। हम सिर्फ ये सीखना चाहते हैं कि पैसा कैसे बना लें और सब कुछ सीख लें, रातों रात हम बिलियनियर बन जाए, हमारा यही होता है। दूसरा मैं बताइए, जो टेक्नोलॉजीज हैं आजकल हम देख रहे हैं कि बाहर के मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा इसका यूजेज है, वो चाहे बीमारियों के हवाले से हो, उनको डिटेक्ट करने के हवाले से हो, जराइम को रोकने के हवाले से हो। जराइम यहाँ पर अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो किस तरह हम टेक्नोलॉजी के थ्रू जराइम पर काबू पा सकते हैं? देखें, अभी हमने AI की बात की, ठीक है। अभी फिलहाल चलें हम एक केस स्टडी उठाते हैं, लाइक कि जी साहिवाल में एक केस हुआ, या चलें उससे भी मैं थोड़ा सा और आगे आता हूँ, तो मोटरवे पे एक सानिया हुआ, सबको पता है, अल्लाह ताला माफ फरमाए, उस पर अल्लाह ताला सबको बचा के रखें। वो पूरी चीज प्रिवेंट हो सकती थी बड़ी आसानी से। कैसे? अगर सपोज करें आपके मोबाइल पे एक सॉफ्ट बटन बना दिया जाए कि जी अगर कोई इसको 5 सेकंड तक बचा के रखता, यानी इसको दबा के रखता, जाहिर है एक डाकू अगर आ रहा है आपसे चीज लेने, तो आप मोबाइल तो निकाल के किसी को कॉल नहीं करने वाले। लेकिन अगर आपके पास ही कोई सॉफ्ट बटन हो, आप जैसे उसको प्रेस कर दें मोबाइल के ऊपर, ठीक है, तो वो आपकी GPS लोकेशन समेत, जो कि आपके मोबाइल का फंक्शन है GPS लोकेशन, वो किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी को, जैसे 1122 को या 15 के पास चला जाए ऑटोमेटिकली, और उनको पता लग जाएगा कि जी रॉबरी हो रही है, ईव टीजिंग हो रही है, उसके थ्रेशोल्ड डिफरेंट हो। जिस तरह वो वाकया हुआ, वो पूरे का पूरा बड़ी आसानी से प्रिवेंट हो सकता था अगर GPS लोकेशन चली जाती किसी के पास। लेकिन हम लोग, मसला ये है, या जो आपके कैमरास लगे हुए हैं, अगर आप इनको और इंटेलिजेंट बना दें कि जी जो बंदा है वो पूरा डेटाबेस से डिटेक्ट होना शुरू हो जाए। फीचर्स ही है ना इंसान के फेस के ऊपर, मसल्स हैं बेसिकली। इवन आप AI के थ्रू यहाँ तक जा सकते हैं कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगले बंदे की मूव क्या होगी। ठीक है, अगर आप इसको भी थोड़ा सा बीच में लेके आए, यानी लोगों को लगता है, जब मैं ये बातें करता हूँ, फैंटेसी है, हाँ। मूवीज में ऐसे होता है। टू बी ऑनेस्ट, बैक टू द फ्यूचर 2 मूवी 80s में आई थी, तब हमारे लिए बड़ी फैसिनेशन थी वो कि जी देखें उड़ने वाली गाड़ियां, वीडियो कॉलिंग, वीडियो बेल, ये वो, और वही चीजें अब सब हो रही हैं। हाँ। तो अगर मैं फैंटेसी दिखा रहा हूँ तो दैट मींस कि अगले 10 साल में सब कुछ होने वाला है। अगले 10 सालों में ये सब कुछ होने वाला है, एग्जैक्टली है। तो लेकिन अब फिर बात आ जाती है कि अगर जो अपना बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए जो है ये टेक्नोलॉजी, उसको अडेप्ट करना कितना ज़रूरी है ताकि उनका बिजनेस भी बूस्ट करे और वो नए नए जो टेक्नोलॉजी को सीख भी सके। देखें, इसकी एक मिसाल लेते हैं कि माशाल्लाह आपने शूज़ पहने हुए, ठीक है। अब एक आप जगह पे जाते हैं, वहाँ पे किसी स्टोर में, वहाँ पे शूज़ एक ख़ास जगह से लोग परचेज करते हैं, यानी एक खास टाइप परचेज हो रही है। अभी क्या करना पड़ता है, अभी उसका मैनुअल रिकॉर्ड है, अभी जी बंदे को पता होना चाहिए यहाँ पे मैंने ये चीज रखी है, इतनी मंगवानी है। अब सपोज करें ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली होना चाहिए कि पता है कि कहाँ से बिक रही है, किससे मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो एक बंदे की, और खुद ही से वो अगली दफा ऑर्डर कर दे, तो दिस इज ऑल AI। सारे की सारी चीज, तो बिजनेस ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आप इसको ये कहिए कि अगर बिजनेसमैन नहीं अपनाएगा तो स्मार्ट होम्स भी नहीं आएंगे, जैसे मैंने अभी बात की, वो स्मार्ट डिस्पेंसर भी नहीं आएंगे, स्मार्ट फ्रिज भी नहीं आएगा। तो ये बेसिकली सारा एक इकोसिस्टम है जिसमें हमें साथ चलना है, साथ लेकर हर चीज़ को चलना है। अहमद मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद है, टेक्नोलॉजिस्ट हैं और फाउंडर भी हैं ब्लॉकचेन के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं और न्यू टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि उनकी वजह से हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले सालों में मिलने वाली हैं, तो उनको अडेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके हवाले से सीखना, इन्फॉर्मेशन हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर ली जाए किताबों की दुनिया के हवाले से, तो आज जिस किताब का रिव्यू अहमद साहब हमारे साथ करवाने जा रहे हैं उसका नाम है साया। तो फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं और सुनते हैं इस किताब का तारुफ। जी अहमद साहब। वही जख्म सा, वही गर्द सी, वही दाग से, तेरा दश्त मिलता है किस कदर मेरे बाग से, कोई ऐसी राख भरी है मेरे वजूद में, ये चिराग जलता नहीं किसी भी चिराग से,
तुझे इसलिए मैं उंडेलता नहीं दफतन, कहीं तू छलक ही न जाए दिल के अयाग से। ये झगड़ती आंखें, उलझती नींद, बिगड़ते ख्वाब, वही महवियत ही भली थी ऐसे फराग से। शुक्रिया मुनीबा। आज की किताब आपको गज़ल से पता चल गया होगा कि बहुत जदीद लहजे के किसी गज़ल निगार की किताब मेरे हाथ में है। जी हाँ, ये किताब है साया और इसके शायर हैं सईद शारिक। जाने किस फूल को मसला था कि हर सू मुझ में झाड़ियाँ उगती रहीं रद्द अमल की सूरत। सईद शारिक को मैंने सुना भी मुशायरों में, इनके साथ मुशायरे पढ़े और इनकी किताब भी पढ़ी, और इनका जो गैर मतबूआ कलाम है वो भी गाहे बगाहे हमें सोशल मीडिया पे पढ़ने के लिए मुयस्सर रहता है। इसको जब जब पढ़ा तब तब एक एहसास हुआ कि हर नए लिखारी को बजाय इसके कि वो शॉर्टकट को तलाश करे, चाहिए ये कि वो सईद शारिक की तरह मेहनत करे। ये सुखन करना खाला जी का बाड़ा नहीं है, ये पूरा आदमी मांगता है। कहते हैं कि इसके लिए आपको सैटरडे और संडे पोएट होना जो है वो मुनासिब नहीं है कि जब आपको फरागत हुई आपने शेर कह लिया, ऐसा नहीं है। आपको फुल टाइम 24 आवर्स शायरी सोचनी है, शायरी लिखनी है, बल्कि शायरी जीनी है। यू हैव टू लिव पोएट्री। सईद शारिक ऐसे ही शायर हैं। आजकल जो टिकटॉकर्स हैं उनके लिए और उनसे मुतासर होने वाला एक बहुत बड़ा तबका है जो सोचता अच्छा है लेकिन लिखता अच्छा नहीं है, उसके लिए सईद शारिक एक मिसाल हैं। सईद इस्लामाबाद में पैदा हुए, बिल्कुल नौजवान हैं, ग़ालिबन इस वक्त उनकी उम्र होगी 30-32 साल, और वो ऐसा अच्छा लिखते हैं। आपने ये गज़ल सुनी, एक दो मैं और अशार आपके सामने पेश करता हूँ। कोई दरवाज़ा खटखटाने से तुझको रोका था याद आने से, कोई दरवाज़ा खटखटाने से तुझको रोका था याद आने से, छोड़ आया हूँ सब वहीं का वहीं, कैसा नक्शा मिला ख़जाने से, मैंने आंखों पे कर लिया तकिया और नींद उठ गई सराहने से। तो ये कैसा खूबसूरत शायर है। मैंने कुछ इसके सारी किताब के मुताले के बाद चंद एक चीज़ें जो दरियाफ़्त की वो ये हैं कि इनके यहाँ जो इस्तारा है वो बहुत ही पावरफुल है, पूरी मानवियत के साथ आता है, और यही वो इस्तारा है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ईज़िली ट्रांसलेटेबल नहीं होता, क्योंकि ये लिव करते हैं शायरी और पूरी सकाफ़त जहाँ पे ये रह रहे हैं। बागों का जिक्र करते हैं, दश्त का जिक्र करते हैं, जंगल का, फूलों का, ख्वाब का, ख्वाबगाह का, और धुंध का, और राख का, रोशनी का, और बड़ी खूबसूरत शायरी करते हैं। ये सारे इनके ये वो आप समझ लीजिए अल्फ़ाबेट हैं इनकी शायरी के, जिनको मिला के ये एक मिसरा कहते हैं। तो मैंने इसके अलावा ये नोट किया कि सनत तज़ाद को इन्होंने खूब इस्तेमाल किया। मिसरा जो शेर होता है वो 2 मिसरों पे होता है, इसको बैत कहते हैं, 2 मिसरों पे। एक मिसरे में जो चीज़ कही जाए दूसरे मिसरे में उसके उलट कोई चीज़ कही जाए या कोई अलामत उसके उलट ला दी। सुबह का जिक्र हो पहले मिसरे में, दूसरे में शाम का, तो सनत तज़ाद बन गई। तो सनत तज़ाद से बड़ी मानवियत पैदा होती है शेर में। तो इन्होंने बहुत खूबसूरत शेर कहे सनत तज़ाद की मदद से। इसके अलावा इनके यहाँ जो माहौल है वो बड़ा सरियलिस्टिक है, बहुत सरियलिस्टिक है, ख्वाबनाकी है इनके माहौल में। ये ख्वाबनाकी से ही अपनी शायरी को कशीद करते हैं और हमारे सामने पेश करते हैं, और इनको पढ़ते हुए यही एहसास होता है कि आप भी उस ख्वाब महल में दाखिल हो चुके हैं जिस ख्वाब महल में रह के इन्होंने शायरी एक नए दिन के, खूबसूरत दिन के आस में कशीद की है, लिखी है, बनाई है, बुनी है और उसको जिया है। और सईद शारिक को पढ़ने के बाद ही मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आता है कि हर नए लिखने वाले को इसी रियाजत से गुजरना चाहिए जिस रियाजत से ये सईद शारिक गुजरे हैं। नगमा है बुलबुल शोरीदा, मुर्शद हज़रत अल्लामा इकबाल ने फरमाया, नगमा है बुलबुल शोरीदा तेरा खाम अभी, अपने सीने में इसे और ज़रा थाम अभी। तो इन्होंने उस जो नगमा शोरीद बुलबुल शोरीदा है के तौर पे इन्होंने नगमा जो अपने सीने में सेंचा था उसको बहुत थाम के रखा। जब वो मैच्योर हो गया तब किरकास पे लेके आए, तब ये ऐसी शायरी बनी। बहुत शुक्रिया। जनाब अदीब, शायर, मुसन्निफ अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और साया किताब के साथ हमारा तारुफ करवा रहे थे। अहमद साहब आपका बेहद शुक्रिया। तो इसी नोट पे हम भी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए मोहलिक कोरोना वायरस के हवाले से, जिसके हमलों में एक मर्तबा फिर तेजी देखी जा रही है और वो ही होने जा रहा है जिसका खदशा था, यानी कोरोना की जो 5वीं लहर है वो फैलने लगी है और कोरोना की जो नई किस्म है ओमिक्रॉन की केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप की जानिब से मौकिफ इख्तियार किया जा रहा है कि ओमिक्रॉन की जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक नहीं है, इसलिए आपने घबराना नहीं है। जबकि दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि नया वायरस तेजी से फैलता है और अगर घर में एक फर्द को हो जाए तो सारी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो इसकी लपेट में भी आ सकते हैं। और अगर वैक्सीनेशन के हवाले से बात की जाए तो वैक्सीनेशन का जो अमल है वो भी सुस्त रवि का शिकार हमें नजर आ रहा है। इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए 1 दिसंबर 2021 से रेड वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की गई थी, लेकिन इस मुहिम के दूसरे मरहले में भी लाहौर अपना जो मतलूबा हदफ है वो हासिल नहीं कर सका है और लाहौर पंजाब के 36 अजला में 32वें नंबर पर है और डेटा के मुताबिक 66% शहरियों को वैक्सीन की जो दूसरी डोज है वो भी नहीं लगाई जा सकी है। तो क्या वैक्सीन का जो मतलूबा टारगेट है वो हासिल ना होना ओमिक्रॉन वायरस के फैलाव का बड़ा सबब बन रहा है? ओमिक्रॉन से बचाव के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, चेयरमैन हैं कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत साहब। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल खैरियत से। सर, जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि लाहौर में जो कोरोना का रेट है वो 6.3% हो चुका है, तेजी के साथ फैलता जा रहा है। तो हमें बताइए जो केसेस आ रहे हैं ये ओमिक्रॉन के केसेस हैं या डेल्टा वायरस के केसेस हैं? ये ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस हैं क्योंकि हम हर वायरस की जीनोटाइप तो नहीं करते, हर वायरस को हम ये देखने की कोशिश तो नहीं करते, ना वो कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है। तो हमारा पैटर्न जो अभी तक वेव्स का रहा है वो यही रहा है कि जब यूके या यूएसए या यूरोप में वेव आती है तो उसके 5 से 6 हफ्ते बाद हमारे तक यहाँ पे भी आ जाती है। जी। तो कुछ चीज़ें आपको प्रिज्यूम करनी पड़ती हैं। दूसरे इनकी जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो भी माइल्डर चल रही है। हमारी हॉस्पिटल एडमिशन में इजाफा नहीं हुआ, ओके, हमारी डेथ रेट में इजाफा नहीं हुआ। ठीक है। वो जो घबराना नहीं का तस्वर था वो शायद इस कॉन्टेक्स्ट में था कि एक पैनिक क्रिएट ना की, क्योंकि पैनिक में फिर ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। और आपने देखा होगा लास्ट टाइम बाजार से पेनाडोल गुम हो गई थी, बहुत सी चीज़ें दवाइयाँ गुम हो गई थी, स्टीरॉयड नहीं मिल रहे थे। तो वो जो है वो उस सूरत में है कि खुदा न खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि हम कोई मुल्क को बंद नहीं करने जा रहे। ओके। अस्पतालों में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होने का इम्कान नहीं है कि बेड्स कम पड़ जाएं, सारे बेड खाली पड़े हैं जो हमने कोरोना के लिए किए हुए हैं, लेकिन वो अभी तक जारी हैं। कोरोना के लिए जो स्पेशल डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिक्स हमने एम्प्लॉय किए थे वो भी जारी हैं। ठीक है। वो 31 मार्च तक तमाम अरेंजमेंट्स वैसे के वैसे हैं और उसके बाद भी उनको बढ़ाया जा सकता है। तो घबराने की जो बात थी वो शायद इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे एक मेंबर ने कही थी कि लोग परेशान ना हो और पैनिक ना करें, क्योंकि पैनिक की सूरत हाल में फिर आपके लिए हालात को संभालना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ ही उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मैंने बात कही थी वो ये कही थी कि देखें, आपको बिल्कुल ये एहसास नहीं होना चाहिए कि कोरोना ख़त्म हो गया और आपको बिल्कुल ये एहसास नहीं होना चाहिए कि ये जो ओमाइक्रॉन है इसमें आपको कोई कम दर्जे की प्रोटेक्शन अपने आप को करने के लिए तरीक़ाकार अपनाने की ज़रूरत है। और ये भी नहीं कहा था कि कोई इस तरह की बात आप सोचें कि शायद आप मास्क को छोड़ सकें या कुछ और कर सकें। हमने ये कहा था कि फंक्शंस के ऊपर भी एहतियात करें, मास्क भी पहने, अपने आप को बचाएं और वैक्सीनेशन करवाएं। अब बात तो यही है कि जिस तरह वो एक बड़ी पुरानी बात है कि मजहब में से भी लोग अपनी पसंद की चीजें निकाल लेते हैं। बिल्कुल। तो प्रेस ने भी पहली दफा कोरोना में यही किया है। ठीक है। उसमें से घबराना नहीं पसंद कर लिया, बाकी सारी बात को नहीं बताया। असल बात ये बताई थी कि बिल्कुल आपको एहतियाती तदाबीर उसी लेवल की करनी है जो आप डेल्टा के लिए कर रहे हैं। ठीक है। और लेकिन लोग इस वक्त जो असल परेशानी है वो ये है कि, और फिर मैंने ये भी कहा था कि इससे बचाव का वाहिद तरीका वही है कि आप इन तमाम तदबीरों पे अमल करें। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मुझे ये बताइए सर, ये जो ओमिक्रॉन तेजी के साथ फैल क्यों रहा है, इसकी क्या वजह है? उसमें जो म्यूटेशन है, ठीक है, वो उसको इनेबल करती है कि उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ गई है। ये हर वायरस की जेनेटिक्स होती है जिसके ऊपर डिपेंड करता है उसके ऊपर किस किस्म के रिसेप्टर्स हैं, किस किस्म की उसकी कैपेसिटी। सो उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है एक से दूसरे में मुंतकिल होने की। ठीक है। सो इसको ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं। ये जब बढ़ जाती है तो उसका लाजमी नतीजा ये नहीं होता कि इससे ये ज़्यादा ख़तरनाक इस सेंस में हो जाएगा कि बीमारी की शिद्दत बढ़ेगी। तो अब जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि बीमारी की शिद्दत कम है। उसकी 2-3 वजूहात हो सकती है। एक तो ये है कि बहुत से लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है,
और सारी दुनिया में से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि ज़्यादा लोग जो सीरियस मुतासर हो रहे हैं वो फिर वही ग्रुप है जो या तो वैक्सीनेट नहीं हुआ, ठीक है, या वो लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है, कि जिनको किसी और वजह से बहुत सी बीमारियां चल रही हैं, जैसे हमारे यहाँ डायबिटीज़ बहुत है। तो इसलिए हमारे लिए अभी भी लोगों को मशवरा यही है कि खुद को बचाना ही आपके लिए सबसे बेहतर तरीका है। और खुद को बचाने के लिए जितने तरीके मेरा ख्याल है कोविड के कॉन्टेक्स्ट में बताए गए हैं लोगों को, आज से पहले किसी बीमारी के लिए नहीं बताए गए। और हम बार बार यही कह रहे हैं कि आप अपने मास्क भी पहने, आप सोशल डिस्टेंसिंग भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ती है तो खुद सोचें कि अगर उस वायरस में ये कैपेसिटी है कि वो इस कमरे में बैठे हुए सब लोगों को मुतासिर कर सकता है, तो उसका हल क्या है? कमरे में कम लोग इकट्ठे हों। बिल्कुल। और वो चीज़ें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब लाहौर में जो बढ़ रही है इन्फेक्शन रेट, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमने सब चीज़ों को छोड़ दिया। और क्या ये भी वजह है कि वैक्सीनेशन नहीं लगवाई हुई इसकी? अभी फिलहाल वैक्सीनेशन को छोड़ें, ठीक है। सरे दस्त जो सबसे बड़ी वजह ये है, वो लोगों ने ये तमाम प्रिकॉशंस जो उनको बताई गई थी, पढ़ाई गई थी, सिखाई गई थी, वो ख़त्म कर दी। ठीक। इस वक्त उसी तरह शादियां हज़ारोों की तादाद में, और मैं पिछली दफ़ा भी ये करता था कि मैं जाके फिर देखा करता था, और फिर मैंने रात 2-3 जगह पे चक्कर लगा के देखा तो 2 या 3% से ज़्यादा लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए। और अब ये मुसीबत ये है कि अगर ये बीमारी की शिद्दत कम भी हो, तो कम से मुराद ये हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये कभी भी शदीद बीमारी नहीं करेगा, ये करेगा, लेकिन मुतासरा लोगों में से कम को। इसकी बुनियाद पर अस्पताल में जाने वाले लोगों की तादाद कम होगी, ठीक है। इसकी बुनियाद पर कॉम्प्लिकेशंस की तादाद, लेकिन अब अगर आप सोचें कि अगर डेल्टा से 10 लोग मुतासर हुए थे और 2 में शिद्दत आई थी, तो जब इससे 1000 मुतासर होंगे तो फिर 50 में शिद्दत तो आएगी। तो नंबर्स इंडिविजुअल के लिए इतने अहम नहीं होते, ये स्टेटिस्टिक्स के लिए होते, ठीक है। इंडिविजुअल केस में तो जिस आदमी को मुतासर हुआ और शिद्दत हुई तो वो तो मुतासर हो गया, उसकी तकलीफ में इससे कमी तो नहीं आती कि 100 में से 2 लोग मुतासर हो रहे हैं या 5 हो रहे हैं। तो असल बात यह है कि जब टोटल नंबर्स बढ़ जाते हैं तो फिर आपकी हेल्थ सर्विसेज पे भी प्रेशर, उस पे प्रेशर आ जाता है। हमारी कोशिश ये है कि इसको कर्टेल इस तरह किया जाए, लोगों को जो हम कहते हैं कि एक परेशान इसलिए ना हो, वरना फिर हमारे यहाँ और मसाइल शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया, दवाएं गुम हो जाती हैं, बहुत से मसले आ जाते हैं। तो वो मसाइल उस हद तक नहीं है, लेकिन अगर आप इसको कर्टेल नहीं करते, और खुदा न खास्ता लाहौर की 1.5-2 करोड़ की आबादी में से अगर बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हो जाते हैं तो फिर अस्पतालों पे भी प्रेशर पड़ेगा, और फिर हमारा वो जो तसव्वुर है कि लोग अस्पताल नहीं आ रहे, वो भी आएंगे, और खुदा न खास्ता फिर लोगों को तकलीफ भी उठानी पड़ेगी। तो ये अहम बात है कि लोगों को, ये आपको याद होगा मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये भी कहीं नहीं जाने वाला, बिल्कुल ऐसे ही, इसके आगे भी आने वाली है, 5-10 साल हमारे साथ ही रहेगा। एग्जैक्टली। तो उसका वाहिद तरीका ये है कि हम उस 5-10 साल को गुजारने के लिए एक तरीका कार की आदत डालें। अगर हम वो नहीं डालेंगे तो हम बार बार जो है वो इससे जूझते रहेंगे और मुकाबला करते रहेंगे। दूसरा सर, हमें इसके सिम्टम्स के बारे में बताइएगा कि ये बाकियों से, जो बाकी वेव्स आई थी उससे कितने अलग हैं? हाँ देखिए, अलग होने की भी बुनियादी वजह वही है क्योंकि ये उतनी शिद्दत से आपके तमाम सिस्टम्स को मुतासर नहीं करता। ओके। इस वजह से नौयत सिम्टम्स की भी फर्क हो जाती है क्योंकि ये ज्यादा फेफड़ों को मुतासर नहीं कर रहा, तो वो जो आपको एक बहुत बड़ा खौफनाक अलामत थी कि सांस नहीं आता, वो इसमें कम है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं कर सकता। जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जैसे नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं, उनमें करता भी है, और इसमें भी डेथ्स की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं इंटरनेशनली भी, और हॉस्पिटल एडमिशन की भी आ रही हैं, मगर अमूमी तौर पे ये इतने सवेयर सिम्टम्स नहीं करता। और इसके सिम्टम्स आम तौर पे बुखार, खांसी, जिस्म में दर्द और सर दर्द ज़्यादा इस हद तक रहते हैं। बाज़ औक़ात रनिंग नोज भी इसका एक सिम्टम है। ओके। लेकिन इस ओमिक्रॉन होने के बाद फिर कितनी देर हम लोगों को क्वारंटाइन करने पड़ेगी? क्या वही टाइम पीरियड है? अब असल बात ये है कि ये जो कोविड की बीमारी है, इसमें इल्म ग्रेजुअली बिल्डअप हो रहा है। इसमें कोई भी एक्सपर्ट नहीं, और जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स थे, WHO और कोरोना एक्सपर्ट्स, वो उन्होंने तो अपना बहुत मुजाहरा किया गैर जिम्मेदारी का। हर दूसरे दिन वो अपनी स्टेटमेंट बदल लेते थे। तो इसमें मैं ये कहता हूँ हमेशा सबको कि सबसे बड़ी इसमें जो आपकी टूल है वो कॉमन सेंस है। ठीक है। सो कॉमन सेंस हम कैसे डेवलप करते हैं कि हम सारी दुनिया के तजुर्बात को लेते रहते हैं और उसकी लाइट में हम देखते हैं। तो जब हमने देखा कि अमूमन ये 5वें-7वें दिन पे PCR नेगेटिव होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है क्वारंटाइन की रिक्वायरमेंट 5 से 7 दिन ही होगी। ठीक। जब आपको ऐसी अलामात हों, और अगर आपका PCR, मैं तो बल्कि अब यही कहता हूँ कि आप PCR भी ना कराएं, अगर आपको ऐसी अलामतें आएँ तो आप प्रिज्यूम कर लें कि आपको ये ओमाइक्रॉन
ही है। ओके। और अपने आप को 5 से 7 दिन के लिए आइसोलेट कर लें। ठीक और है। उसके बाद 5 से 7 दिन बाद दोबारा भी PCR मत कराएं, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। आपका जब बुखार उतर गया, आपके सिम्टम खत्म हो गए, उसके 2 दिन बाद आप अपना काम रिस्टोर कर लें। तो 5 से 7 दिन का क्वारंटाइन आपको करना है। अब इसमें एक छुपी हुई अच्छी बात भी है। बुनियादी तौर पे अब लोगों को काफ़ी इल्म भी हो चुका है मेडिसिन के बारे में। तो जब हम वैक्सीनेशन करते हैं तो वो हम क्या करते हैं, वो हम एक कमज़ोर सा वायरस बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। वो मैसेंजर RNA वाली भी है, एटेनुएटेड वायरस भी है। लेकिन बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि आप उससे मिलता जुलता एक कमज़ोर सा वायरस इंजेक्ट करते हैं। वो वायरस आपकी बॉडी रिकग्नाइज करती है और उसके ख़िलाफ़ आपका मुदाफ़ती अमल शुरू हो जाता है। तो आपकी इम्यूनिटी उसको मारने की कोशिश करती है। और इसी प्रोसेस में फिर आप एक ऐसा निज़ाम डेवलप कर लेते हैं कि जब असल वायरस आता है तो आप उसको भी अटैक कर लेते हैं। तो एक अच्छा फ़ायदा इसमें ये होगा कि ओमाइक्रॉन माइल्ड सिम्टम्स दे रहा है, तो ये कुदरती वैक्सीन का काम भी करेगा। ओके, तो इसमें एक पोशीदा अच्छाई ये है कि ये कुदरती वैक्सीन का काम करेगा और जो ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि इसको होने दें, हम ये कह रहे हैं कि इसका एक बेनिफिशियल ये भी निज़ाम होगा कि हमारे वो लोग जो वैक्सीनेट नहीं हो सके और वो ओमाइक्रॉन से अफेक्ट होंगे तो उनमें कुछ ना कुछ कुदरती इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। लेकिन सर ये जो मौसम भी ऐसा चल रहा है ना कि हर कोई जो है वो नज़ला, जुकाम, फ्लू, बुखार का जो है वो शिकार हो रहे हैं, उसको भी आप ओमाइक्रॉन ही कंसिडर करें। ओके। और अपने आप को आइसोलेट कर लें, ठीक है, ताकि आप उसको फैलाने का सबब न बने। मतलब अगर ये इन्फेक्शन भी आपको हो रहा है, सर्दी में जो इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों को, बड़ों को, तो आप उसको भी ये समझे कि तसव्वुर यही करें, आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। और अगर आप बहुत ज्यादा कंसर्न हैं तो आप टेस्ट करा भी सकते हैं। आपको कोई स्पेशल ओमाइक्रॉन का टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। PCR का, फिर सिंपल PCR टेस्ट अगर कराना चाहते हैं, मैं ये एडवाइज नहीं कर रहा। ठीक है, तो PCR टेस्ट करा के आप अपनी जो वो कंसर्न है उसको दूर कर सकते हैं। दूसरा सर, बूस्टर शॉट्स के हवाले से हमें बताइएगा, वो भी शुरू हो चुकी है लगना, पॉलिसी है। हाँ जी, और 30 साल तक की उम्र के लोगों के लिए अवेलेबल है। बिल्कुल। अब इसमें जो आपने कहा ना सुस्त रवि का शिकार है, वो सुस्त रवि का शिकार हुकूमत की तरफ से नहीं, क्योंकि 45 मिलियन डोजेस टोटल फाइजर के सिर्फ अमेरिका से पाकिस्तान आए थे, और साइनोफार्म और साइनोवैक तो बेहिसाब आई थी। सो अब सफिशिएंट वैक्सीन है, सफिशिएंट फैसिलिटीज हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन सेंटर्स वैसे ही चल रहे हैं, और लोगों को सिर्फ लोग कितना संजीदा ले रहे हैं, लोग संजीदा नहीं है। लेकिन ये है कि अब उसके लिए तो यही है कि हम बस लोगों को बार बार याद दहानी कराते रहें और लोगों को बताते रहें उसके फवाइद। कि एक बात तो 100% साबित हो गई सारी दुनिया में कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई उनको अगर कोविड हुआ भी तो वो कम सेवेरिटी का हुआ। उनको अगर ये रीसेंट इन्फेक्शन भी हुई इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ वायरस से, उनमें भी अमूमन माइल्डर रहे। ओके। तो इस वजह से वैक्सीनेशन के ऊपर तो कोई सेकंड थॉट नहीं होनी चाहिए। एवरीबॉडी शुड गेट वैक्सीनेटेड। लेकिन फिर भी सर डेटा के मुताबिक अभी भी 67% जो आबादी है हमारी लाहौर की, अगर खास तौर पर बात की जाए, तो अभी भी उन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई है। हाँ जी, वो उसकी बहुत सी वजूहात हैं। देखिए, असल बात तो आपको वजूहात पे जाना पड़ता है ना। लाहौर की आबादी में एक फिक्स्ड पॉपुलेशन है, ठीक है। लाहौर की आबादी में 25 से 30% लोग हुए हैं जो रोजाना आते हैं और रोजाना जाते हैं। अब ये एक मेन बुनियादी इशू है, वो ये है कि सुबह जिस वक्त वो आते हैं तो अपने काम पे चले जाते हैं, फिर शाम को जब वापस जाते हैं तो उस वक्त तक शायद बहुत सी हेल्थ फैसिलिटीज में ये उनके पास ऑप्शन नहीं होती। तो अब हमें इस पे सोचना पड़ेगा और पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ठीक है, कि अब टारगेटेड वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, वो अब हम इंशाल्लाह मीटिंग करेंगे और उसमें फैसला करेंगे कि और जो घर घर जाके आप लोगों ने शुरू की थी, उससे कितना आप लोगों को फायदा हुआ? उसमें फायदा तो हुआ है, बूस्टर डोज में काफी लोगों ने लगवाए हैं और लोगों ने ताउन किया। लोगों ने ताउन उस हद तक तो नहीं किया, लेकिन फायदा उठा रहे हैं लोग। अच्छा, लेकिन बहुत से लोग हैं सर वो ये सवाल कर रहे हैं कि अगर हम लोगों ने चाइनीज वैक्सीन की 2 डोज लगवा ली हैं तो क्या हम बूस्टर डोज फाइजर की या मॉडर्ना की किसी की लगवा सकते हैं, मिक्स एंड मैच करके? कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि कुछ लोग तो कह रहे हैं इसका फायदा कि दूसरा आप फाइजर का लगवा ले तो इट्स बेटर फॉर यू। अच्छा, मतलब अगर वैक्सीन आप लोगों ने कोई और ग्रुप की लगवाई है तो मिक्स एंड मैच करके आप लगवा सकते हैं। लेकिन जैसे 5वीं लहर का भी कहा जा रहा है कि वो शुरू हो चुकी है। हाँ, शुरू हो चुकी है। तो लेकिन आपको क्या लगता है इससे हम कब तक प्रिडिक्ट क्या कर रहे हैं आपके, कब तक जैसे हमने 4थी लहर पर काबू पाया था इस पे भी काबू पा सकते हैं? हाँ, देखिए, ये लहरें बेसिकली प्रेडिक्टेबल तो नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि इस पे बहुत सा ये डिपेंड करता है कि लोग कैसे बिहेव करते हैं। और पहली लहर में लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, लॉकडाउन भी हुए, तो वो एक मुख्तलिफ थी। दूसरी लहर उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, वो लंबी चढ़ी। और दूसरी और तीसरी के दरमियान में तो वक्फा ही कोई नहीं था, वो इट नेवर टच द बॉटम। ये वेव बॉटम टच करने के बाद आई है। हमारा इसमें जो R0 था वो 1 से नीचे चला गया, जिसका मतलब था कि आपने
स्प्रेड पे काबू पा लिया। ठीक है। तो अभी तो ये ऊपर जा रही है ना, हमारी आबादी बहुत है हमारे, और फिर आप देखें कि हमारा पैटर्न भी अब डिटर्मिन होता जा रहा है कि ये हमारी मेन बड़े शहरों की बीमारी है। जितनी वेव्स आई हैं उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और कराची और ये सारा। हाँ, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, ये शहर थे टॉप ऑफ द लिस्ट। तो हमें ये भी सोचना है कि आखिर इसका मतलब ये है कि हमारे बिहेवियर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, और अगर बिहेवियर्स में चेंज नहीं आता तो फिर वेव की प्रेडिक्टेबिलिटी खासी मुश्किल है। लेकिन एक बहुत अहम सवाल ये है कि कम से कम 30 से 40% लोग तो हमारे यकीनन वैक्सीनेट हो चुके हैं। इस ओमाइक्रॉन के बाद हमारे अभी तो ये आपको जो 300-400 केस नज़र आ रहे हैं, दर हकीकत तो ये शायद 3000 या 4000 होंगे, इसलिए कि ये तो वो लोग हैं जिनको सिम्टम्स हुए और उन्होंने अपने आप को टेस्ट करवाया, ठीक है, या उनके कॉन्टेक्ट्स हो गए। तो जब आप 15,000 या 18,000 टेस्ट पंजाब में कर रहे हैं, तो उसमें से अगर आप लाहौर में 10,000 कर रहे हैं, उसमें अगर 6% आपकी शरह आ गई, तो लेकिन लाहौर की 1.5 करोड़ की आबादी में 10,000 तो सिर्फ इसलिए होता है कि आपको अंदाज़ा हो कि ये किस तरफ जा रहा है। ये एक्चुअल नंबर्स नहीं होते। एक्चुअल नंबर्स अगर आपके टेस्ट पे 300 आ रहे हैं या 400 आ रहे हैं, तो एक्चुअल नंबर्स तो शायद 5,000 या 10,000 होंगे। तो इस वजह से ये भी फ़ायदा एक हो रहा है कि लोगों की नेचुरल इम्यूनिटी भी बढ़ रही होगी, और ये फैक्टर्स हैं जो वेव को कंट्रोल करते हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि ये वेव हमारी उतनी प्रोलॉन्ग नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशंस पे। लेकिन अगर लोगों का रवैया ना बदला तो क्या दोबारा से हेल्थ इमरजेंसी लग सकती है, या लॉकडाउन वगैरह, मिनी लॉकडाउन जैसे हमने देखा था वैसे हो सकता है? लॉकडाउन का इम्कान फिलहाल कम है, ओके, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज पर एक दोबारा प्रेशर आए, क्योंकि जैसे मैंने कहा अगर बहुत ज्यादा लोग मुतासिर होते हैं तो उनमें से चाहे कम लोग पेचीदगियों का शिकार हों, लेकिन वो कम नंबर भी बहुत ज्यादा हो, 10,000 में से 2% और 1,000 में से 2% में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये एक इशू है जो परेशानी का सबब है, लेकिन बज़ाहिर महकमा सेहत की और पंजाब हुकूमत की जो अरेंजमेंट्स हैं वो ऐसी हैं कि हमें खुदा न खास्ता ऐसी सूरत का सामना नहीं करना। ठीक है जी। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत हमारे साथ मौजूद थे, कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह हम बात कर रहे हैं जनाब, लाहौर में कोरोना जो रेट है वो 6.3% बढ़ता जा रहा है। ओमिक्रॉन के जो ये केसेस हैं ये रिपोर्ट हो रहे हैं, तो आप लोगों ने लाजमन एहतियात करनी है। वैक्सीनेशन अगर आप लोगों ने नहीं करवाई तो वो करवाइए, और अगर वैक्सीनेशन पूरी हो चुकी है तो आप अपनी जो बूस्टर डोज है वो भी ज़रूर लगवाइए, ताकि इससे हम लोग मुकाबला कर सके सब मिलकर। जनाब यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब मौसम काफी खुशगवार है बाहर, और वीकेंड भी शुरू हो चुका है, तो हमने सोचा कि माहौल को मजीद खुशगवार बनाएं और मौसीकी का तड़का लगाए बगैर तो माहौल मेरे ख्याल से खुशगवार हो ही नहीं सकता। तो हमने भी कुछ ऐसे ही सिंगर्स आज मधु कर रखे हैं जो जब गाते हैं तो सुनने वाले सुनते ही रह जाते हैं। क्या खूबसूरत आवाज़ है, और यंगस्टर्स खास तौर पर आजकल जो उनका रुझान है वो मौसीकी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आज हमारे साथ रोहेल वकास मौजूद हैं जो सिंगर हैं, ज़शान अली हैं वो भी सिंगर हैं, और गिटारिस्ट ज़ुहेब ज़ेबी आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ गपशप भी करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और उनसे कुछ गाने भी सुनेंगे। तो रोहेल मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ, ज़शान आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ, और ज़ेबी आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो बताएं आप कैसे हैं? आप सारे ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। रोहेल आपसे स्टार्ट करूंगी, कब से स्टार्ट किया आपने, और ये सफ़र जो है आपका जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। मुझे 8 साल हो गए हैं। ठीक है। और बस अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट्स वगैरह चल रहे हैं। कहते हैं कि वो जो मुश्किल टाइम जो है ना टाइम वो पास ऑन हो गया। ठीक है। ज़शान आप मुझे बताइए आपको कितनी देर हो गई है गाना गाते हुए, कहाँ से सीख रहे हैं आप? जी मुझे तकरीबन 3 साल हो गए। ठीक है। और हम सीख रहे हैं, ये हमारे गुरु हैं। अच्छा ठीक है। तो इन्हीं से सीख रहे हैं। ठीक है। तो कब किया? 3 साल हो गए हैं? उससे पहले भी आप गाते थे और प्रोफेशनली अभी आपने सीखना शुरू किया? नहीं, उससे पहले मैं गाता था, लेकिन प्रोफेशन में आए हुए हैं ना, प्रोफेशनली सिंगिंग में आए हुए हैं अभी 3 साल हो गए। 3 साल हुए हैं, तो मतलब आप एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे को सिखा भी रहे हैं, आप इनके गुरु हैं। तो वकास, रोहेल आप सबसे पहले क्या हमें
सुनाने वाले हैं आज आप हमें? उस्ताद नुसरत साहब का भी वो सुनाऊंगा आपको। जरूर। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, जमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, जमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, जमालों से अल्लाह बचाए, लूट लेते हैं ये हुस्न वाले, लूट लेते हैं ये हुस्न वाले, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, बहुत अच्छा रोहेल आपने गाया। ज़िशान आप क्या सुनाने वाले हैं हमें? मैं राज साहब की कैटम सुनाऊंगा। ठीक है, मोहब्बत जरूर। जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते हैं। ना ना चलो हम पास रख लेंगे तेरी यादें तेरी बातें, चलो हम पास रख लेंगे तेरी बातें तेरी यादें, मोहब्बत तेरे सदके में हमें मिलती है सौगातें, हंसेंगे दिल से मिलकर हम गले दिल को लगाएंगे, तुझे हम याद कर लेंगे, तुझे
क्या बात जनाब, बहुत ही अच्छा। ज़िशान आपने बहुत अच्छा गाया है। तो रोहेल, किस तरह का जॉनर ज़्यादा पसंद है, कौन फेवरेट है अगर पाकिस्तानी सिंगर्स की बात की जाए? देखिए हर टाइप होना चाहिए, हर सिंगर को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे उस्ताद नुसरत साहब हैं, हमारे लेजेंड हैं, और मैडम नूर जहाँ हैं, उस्ताद मेहदी हसन साहब हैं। तो इन लोगों को बंदा सुन के, इन लोगों को फॉलो करके तो आगे आता है। इन लोगों को, इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है म्यूजिक। हाँ। तो रोहिल, अब देख रहे हैं हम कि कोरोना में जहाँ पे बहुत सारी बंदिशें लगी थी, अब दोबारा से हम लोग नॉर्मल लाइफ में आना शुरू हो गए, कॉन्सर्ट्स वगैरह होना शुरू हो गए, दोबारा से बहाल हो गई हैं चीज़ें। तो क्या लगता है आपको, अब लोगों का जो वो थोड़ा सा गैप आ गया तो वो फिल होना शुरू हो गया? तो हमें तो इससे बढ़ के और कोई क्या खुशी होगी, क्योंकि हम आर्टिस्ट लोगों के लिए तो ये इवेंट्स वगैरह, एंटरटेनमेंट, ये तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन अक्सर जब कोरोना में तो बहुत से आर्टिस्ट लोग जो बेचारे बहुत परेशान थे, बहुत रफ हालात से गुजरे थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह करे बस ऐसे ही खुशियाँ बांटते रहें, ऐसे ये चलते रहे तो ये कोरोना सब कुछ हमसे दूर हो जाए, दूर हो जाए, और हम दोबारा से अपनी जो लाइफ में ये जो मौसीकी का तड़का है और बाकी चीज़ें जो है वापस हमारी लाइफ में आ जाए। तो ज़िशान, आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो न्यू कमर्स आ रहे होते हैं वो उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में? जी देखें, स्ट्रगल है, ठीक है, तो स्ट्रगल करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी खुद बन जाती है। ठीक है, तो आप किस तरह का जॉनरा पसंद करते हैं? मैं बेसिकली राह साहब को फॉलो करता हूँ और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को। ठीक है, उन्हीं को ज़्यादा पसंद करते हैं और सुनते भी उन्हीं की कवालियाँ और गाने उन्हीं का सुनते हैं। ठीक है, तो आप किस पे आजकल कोई नया आपका कोई गाना आ रहा हो, कुछ सरप्राइज देने वाले हैं आज आप हमें? हाँ जी, मैंने अभी न्यू सॉन्ग किया है तो पुराना सॉन्ग है, उसको रिमिक्स किया मैंने। रिमिक्स किया है, ठीक है। मैडम नूर जहाँ का सॉन्ग है, तो सानू नहर वाले पुल पे। मतलब आ चुका है, आपने रिलीज कर दिया? हाँ जी, मैंने रिलीज कर दिया। ठीक है, तो फिर जनाब ये हम जाते हुए आपसे सुनेंगे भी, लेकिन आपको क्या लगता है जो दोबारा से कह ले कि रिवाइवल आ रहा है, पुराने गानों को हम लोग रिमिक्स कर रहे हैं, ये किस तरह का रुझान है? ज्यादातर लोग इस तरह सुन रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुनते हैं, क्यों नहीं। जो पुरानी चीजें होती है ना, वो तो एक सदाबहार है, ठीक है, क्योंकि लोग उनको सुनते हैं, लोगों को पता है कि यार ये हमारे वो लेजेंड है, ये उनका गाना है, ठीक है। अब जो नई चीज को आगे लेके आना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसी वजह से फिर जो लोग, काफी सिंगर्स ऐसे करते हैं, पुरानी चीजों को न्यू स्टाइल में अपने वर्जन में करते हैं, उनको रिमिक्स करते हैं, और वो हिट हो जाते हैं। उनके काफी सिंगर्स ऐसे हैं जिनके सॉन्ग जो हिट हुए हैं, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप दोबारा से वो उसको रिवाइवल कर रहे हो, पुराने गाने को अपनी बीट के साथ, अपनी आवाज के साथ जब कर रहे हो तो फिर भी उसके साथ हम लोगों ने ना इंसाफी नहीं करनी होती, इंसाफी करनी होती है, तभी वो चीजें जो है वो हिट होती हैं। जनाब, हमारे साथ ज़िशान अली सिंगर और रोहेल वकास मौजूद है, और गिटारिस्ट ज़ुहैब ज़ेबी मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते रोहेल, आपसे जो आपका न्यू रिलीज गाना है वो हम लोगों ने जरूर सुनना है। मुझे आपने इजाजत देनी है जनाब, अपना वीकेंड बहुत अच्छे तरीके से गुजारिएगा।